नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने राष्ट्रपति का पार्ट 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको बस ध्यान से पढ़ना और अंत तक वीडियो देखना है। और वीडियो के अंत में हम 5 इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं जो आपको इसी क्लास में करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात हम ज़्यादा करते नहीं हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। यानी कि सारे कार्य जो किए जाते हैं हमारे संविधान में वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। वास्तविक प्रमुख हमारे संविधान में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। तो लेकिन हमारा यहाँ क्या क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इनकी नियुक्ति संबंधी शक्तियां देंगे। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी यही करते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कैग की नियुक्ति भी यही करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। ये इनकी कौन सी शक्तियां हैं? ये इनकी कार्यपालिका शक्ति है, अनुच्छेद 53 के अनुसार करते हैं। अब बात करते कुछ अन्य कार्यपालिका शक्ति भी इनको दी गई हैं। जैसे भारत सरकार के जो सभी कार्य हैं, वो भारत सरकार जितने भी कार्य करती है सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, किससे? प्रधानमंत्री से प्रशासन और विधायी मामलों की जानकारी भी मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री को देना आवश्यक भी होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आपने कार्यपालिका शक्ति को अच्छे से पढ़ लिया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उनकी नेक्स्ट शक्ति को पढ़ेंगे। तो कौन है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति को पढ़ेंगे। तो विधायी शक्ति में क्या है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। किसका अभिन्न अंग होता है? संसद का। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर ही हमारी संसद बनती है। तो राष्ट्रपति क्या है? भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है और संसद से संबंधित शक्तियां भी इसके पास बहुत हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्र भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। देखिए, दोनों सदन जब नहीं होते हैं तब दोनों सदनों को बुलाने का कार्य सत्र बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। सत्र का सत्रावसान करना, यानी सत्र जब शुरू होता है तब भी राष्ट्रपति बुलाते हैं और जब सेशन खत्म हो रहा होता है तब भी राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो सत्रावसान करना भी किसका काम होता है? हमारे राष्ट्रपति का। और ये हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को भंग भी करते हैं। कौन लोकसभा को भंग करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संसद को संबोधित करना, संसद को क्या करते हैं? संबोधित भी करते हैं। और दोनों सदनों को संदेश भेजना होता है। जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं तो दोनों सदन को संदेश भी भेजते हैं, उनका सत्रावसान भी करते हैं, आहूत भी करते हैं। जब हमारी पहली लोकसभा की बैठक होती है तो उसको आहूत करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते। लेकिन डेली जब होती है, डेली बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं हमारी। और देखिए, प्रत्येक वर्ष के जो प्रथम सत्र होता है और आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है वहाँ भी क्या करते हैं? विशेष अभिभाषण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।
अब हम मनोनयन की शक्ति पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों। और इनका चयन कैसे होता है, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला और समाज से जैसे क्षेत्र से अनुभव रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनमें से करते हैं। तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब हम बात करते हैं विधेयक संबंधी शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 111, कौन सा आर्टिकल हमारा, अनुच्छेद 111। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति, देखिए इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति को रोक ले सकते हैं। लेकिन एक विधेयक ऐसा होता है, धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन धन विधेयक तो इनके पारित होकर इनकी अनुमति से ही लोकसभा में जाता है, तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति को रोक भी सकते हैं, तो इनके पास विधेयक संबंधी शक्ति भी होती है कि ये विधेयक को रोक भी लेते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यदि साधारण विधेयक को पुनः संसद द्वारा पारित करके भेज दिया जाता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, तो राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति फिर क्या करते, नहीं रोक सकते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 123 कहता है संसद के जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, किस में नहीं होते हैं, सत्र में नहीं होते, और तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो। कैसी कार्यवाही, तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो, और राष्ट्रपति को लगता है कि अब अध्यादेश जारी करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, तो प्रभाव संसद के कानून जैसा होता है। लेकिन ये स्थायी कानून नहीं होता, अध्यादेश हमारा सिर्फ 6 सप्ताह के लिए होता है। तो अनुच्छेद 123 हमारा क्या कहता है, अध्यादेश की बात करता है। अब हम वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इनकी वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं पेश किया जाता है, लोकसभा में। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट संसद के सामने राष्ट्रपति के नाम से ही रखे जाते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, केंद्रीय बजट संसद के सामने राष्ट्रपति के नाम से ही रखे जाएंगे। और अनुदान की जो मांगे होती हैं इसमें राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका भी होती है। और कुछ वित्तीय विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती, जैसे कि धन विधेयक। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी पढ़ेंगे क्या, क्षमादान शक्ति यानी कि न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, क्षमादान की शक्ति है। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो देखिए क्षमा करना, इनका क्या है, क्षमा। दोष सिद्ध और दंड से जब पूर्णता मुक्ति दे देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षमादान कर दिया। और दंडादेश का जब स्थगन होगा तो दंड के निष्पादन को कुछ समय के लिए टालना ही दंड का स्थगन कहलाता है। इनकी दंड के निष्पादन को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। विराम क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में अपेक्षाकृत कम दंड देना। जैसे गर्भवती महिला है तो उसका जो आपका सामान्य उसका कारावास का जो समय है 20 वर्ष, तो उसके दंड को क्या कम कर देंगे, 10 वर्ष कर देंगे। ठीक है, तो ये विराम होता है आपका। और परिहार क्या होता है कि दंड का स्वरूप बदले बिना उसकी अवधि को, दंड का स्वरूप नहीं चेंज करेंगे लेकिन उसकी अवधि की समय सीमा को चेंज कर देंगे। तो ये किसी क्या कहलाता, परिहार कहलाता। और लघुकरण, इन दंड के स्वरूप को हल्के दंड में बदलना। जैसे कि आपके आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास में ही बदल देना। तो दंड के स्वरूप को हल्के दंड में बदलना भी हमारे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। लेकिन क्या होता है, कोर्ट मार्शल के मामलों में या संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कानूनों के अंतर्गत जो अपराध होते हैं उसमें, और मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति लागू हो सकती है। हमारे देश के संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति ही ऐसे हैं जो क्षमादान की शक्ति लागू कर सकते हैं, बाकी राज्यपाल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं।
अब सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद कौन सा? 143 है। तो राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संबंधी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह तो लेते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति भी दी गई है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते सैन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का प्रयोग संविधान और कानून के अनुसार ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं उनका प्रयोग कैसे करेंगे? संविधान और कानून के अनुसार ही करेंगे। अब हम आपातकालीन शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्ति है हमारे संविधान में राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और किन कारणों से लगता है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है हमारा। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद क्या करती है? नियम कानून मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रक्रिया का पालन करते हैं, तब करते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते हैं ये। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 356 है हमारा। तो यदि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही, राष्ट्रपति को ये अनुभव हो जाता है कि उस राज्य में कानून नियम के अनुसार देश राज्य नहीं चल रहा हमारा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे अनुच्छेद 356 के अनुसार। और इस स्थिति में क्या होता है कि राज्य सरकार के जो सभी कार्य होते हैं राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेंगे। राज्य विधानमंडल की शक्तियां, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद की जितनी भी शक्तियां होंगी उस संसद के अधीन हो जाती हैं। राज्य का प्रशासनिक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संचालित किया जाता है। अब वित्तीय आपातकाल तो हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा अभी तक, लेकिन राष्ट्रपति को ये विश्वास हो कि भारत के उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में इसका प्रभाव हो रहा है, या साख संकट में क्या आ रहा है उसकी मतलब साख संकट में उसके क्या हो रहा है और साख संकट में है तो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। इसका प्रभाव केंद्र और राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तो देखिए हमने सारी शक्तियों को पढ़ा दिया। अब एक हमारी शक्ति बची वीटो शक्ति। देखिए वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति को रोक सकता है। तो ये हमारी कौन सी शक्ति है? पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो पे क्या होता है कि विधेयक को स्वीकृति पर रोक लेगा, लेकिन निलंबनकारी वीटो है तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति जो साधारण विधेयक हो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। लेकिन बात करते पॉकेट वीटो, इसमें क्या करता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर तत्काल निर्णय नहीं लेता है, उसको अपने पॉकेट में रख लेगा और अपने पास रखता है, इसलिए इसे हम पॉकेट वीटो के नाम से कहते हैं। और धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या करता? पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो आपको इतनी राष्ट्रपति की सारी शक्तियां हमने अच्छे से पढ़ा दी हैं। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमने बताए उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ MCQ भी करेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में दी गई है आपकी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 123 में दी गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, ठीक है। और हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा आपका। और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो। धन्यवाद।